ओम शांति, नमस्कार। मेरा भारत स्वास्थ्य परिचर्चा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पा पांडे। मैम, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। ओम शांति। आज हम फिर से महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या से जुड़ी जानकारी के बारे में डॉक्टर पुष्पा पांडे मैम हमारे साथ मौजूद हैं। आज के शो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिससे काफ़ी महिलाएं परेशान रहती हैं, जूझती रहती हैं और उसी में कंफ्यूज्ड रहती हैं। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स जो हम एक डेली बेसिस पे महसूस करते हैं, उसके बारे में सही जानकारी होना एक अति आवश्यक चीज़ हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोरिया, जिसे हम आम भाषा में सफ़ेद पानी या श्वेत प्रदर भी बोलते हैं। तो आइए हम मैम से जानते हैं कि ये ल्यूकोरिया या श्वेत पानी होता क्या है। मैम, हमें आप एक आम आदमी अगर समझना चाहे तो ये एक ल्यूकोरिया जिसे हम कहते हैं या श्वेत वेजाइनल डिस्चार्ज भी कहा जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज भी कहते हैं। जी मैम, तो ये होता क्या है? जैसे मैंने सुना है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हर महिला को कभी ना कहीं ये फेस करनी पड़ती है। तो ये होता क्या है? तो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल भी होता है। नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी है। तो पहले तो हमको यही जानना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या होता है। जी। तो जब एज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होते हैं, एडोलेसेंट एज में जब मेंसेस स्टार्ट होने वाला होता है तो थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज चालू हो जाता है। तो बिफोर मेंसेस भी थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन मतलब जब अंडे बनते हैं ना जी, तो उस समय भी थोड़ा सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। और ये हर महिला का अलग अलग होता है। अच्छा, हम इसे कॉमन नहीं कर सकते हैं कि कॉमन नहीं करते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा होता है तो वो नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन नॉर्मल एबनॉर्मल में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। और ये वेजाइनल डिस्चार्ज जो नॉर्मल है, दिस इज़ फिजियोलॉजिकल, क्योंकि जो सेल्स होती हैं ये चेंज होती रहती हैं। वेजाइना की भी चेंज होती हैं और एंडोमेट्रियम, जैसे हमने बताया कि जो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जी, है ना, तो वो भी सारी चेंज होती रहती हैं। तो जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो इस फॉर्म में बाहर निकलते हैं। हाँ, तो ये एक बॉडी का हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस ये मैकेनिज्म होना भी चाहिए, ये होना भी ज़रूरी चाहिए, भी थोड़ा है। सा तो जरूरी, क्योंकि देखिए उसके बाद मेनोपॉज के बाद तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अंतर ये होता है कि ये जो होता है इसका कलर एक तो कलरलेस होता है, थोड़ा सा मिल्की वाइट थोड़ा हो सकता है जी। तो ये नॉर्मल होता है, इसमें स्मेल नहीं आती है। अच्छा, बिल्कुल। अगर फिर इसके बाद भी पैथोलॉजिकल मतलब कि उसमें कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं। जी, डिस्चार्ज से ही हमें हाँ, पता चलता है कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। जी। अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, उसका अच्छा। कलर देखना पड़ता है। अगर उसमें स्मेल आ रही है तो दैट इज़ पैथोलॉजिकल। जी तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मैम, आपने अभी हमसे एक बात कही कि ये उम्र के अलग अलग पड़ाव में दिखता है। जैसे प्री में मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है तब भी डिस्चार्ज हो सकता है? हर मेंसेस के पहले थोड़ा सा होता अच्छा, है। हर मेंसेस के पहले थोड़ा सा ज़्यादा हो बढ़ सकता जाता है। जैसे फिजियोलॉजिकल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय भी थोड़ा बढ़ जाता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल। जी जी। लैक्टेशन मतलब जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसको लैक्टेशन कहते हैं। साइकिल के पहले ही दिखता है? नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब 9 मंथ्स, पूरे उसमें। जी। हाँ, 9 मास में भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा। और लैक्टेशन मतलब जब फीड कराती है तो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फिजियोलॉजिकल होता है। जी, तो मैम हमें ये कब समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली किसी को दिखाना है? ये हम खुद पता कर सकते हैं या हमें, जैसे आप बोल रहे हैं ये ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए, तो हमें ये कैसे समझ में आएगा कि अब हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है या हमें उसके पास जाना चाहिए? अगर उसके साथ दूसरी तकलीफ़ें भी होने लगती हैं, अच्छा। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया है और उसमें स्मेल आने लगी है। तो हम नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बढ़ गया है? हाँ, जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता नहीं है, जी। अमाउंट ज़्यादा है, डेली हो रहा है, उसमें स्मेल आने लगी है, तो ये पैथोलॉजिकल हो सकता है। अगर वो थोड़ा सा ब्लीडिंग के साथ भी है ओके। तब तो थोड़ा घबराने वाली भी बात है। अच्छा। और ये लेट एज में होता है ना।
अगर मान लो 50 वर्ष की उम्र हाँ में। उस समय अगर तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अर्ली में अगर इन्फेक्शन हो गया, जी। क्योंकि आजकल अगर मान लो सैनिटरी पैड से भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी प्रॉपर नहीं है तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन के कारण भी होता है, तो ये जनरल भी हो सकता है। और एक जो होता है जिसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं, ये नाम होता है अच्छा। ना, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस मतलब कि जैसे हमारे वेजाइना में भी एक नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, है ना, अच्छा। कुछ ऐसे होते हैं हमारे शरीर में जो हमारे शरीर को बहुत फायदा करते हैं, जैसे हमारी आंतें होती हैं, आंतों में भी फायदे वाले बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे लैक्टोबैसिलाई, बैक्टीरिया, गंदे गंदे बैक्टीरिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, कॉमन जी। भाषा में हम हाँ, ऐसे अगर बोल हम सकते हैं कि अच्छे बैक्टीरिया और गंदे बैक्टीरिया। तो हम यही कहेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं तो उसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहा जाता है। अच्छे बैक्टीरिया अगर बढ़ जाएं तो हाँ, नॉर्मल ही होते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल होते हैं वेजाइना में, लेकिन वो बढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसमें फिशी ऑर्डर आने लगता है। अच्छा, स्मेल हाँ, अलग सी फिशी आती जो है। होता है ना, थोड़ी स्मेल आने लगती है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन भी बाद में हो सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो गया तो एबॉर्शन हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, मतलब प्रेगनेंसी के समय ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए अगर ट्रीट करा लें पहले से तो अच्छा रहता है। ट्रीटमेंट कोई इसका बहुत मुश्किल वाला नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाके, ऐसा नहीं कि अपने से पढ़ लिया, घरेलू यूट्यूब में इलाज, देख लिया हाँ, और घरेलू इलाज कुछ करने वो लगे, नहीं ऐसा होना नहीं। चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। ये तो जनरल जानकारी दी जा रही है कि आप डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। जी, एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके साथ ये हो रहा है, ये हाँ, स्वस्थ है कि ये अस्वस्थ वाली अस्वस्थ है, ये है। निशानियां हैं। जी। तो ये तो दूसरी बात। फिर एक जो इन्फेक्शन होता है जो बहुत कॉमन है मिडिल एज में, मिडिल एज में काफ़ी कॉमन है ये। मिडिल एज मतलब हम मिडिल 35 एज से 40 45 टीन एज के बाद जो कहलाता है ना, टीन जैसे एज के 19 हो गया, 20 20 के बाद 40 तक, 20 से 40 हाँ, तक का ये जो, रिप्रोडक्टिव पीरियड भी कहलाता है, हाँ, क्योंकि ये एक्टिव फेज महिला का, बहुत महिला का एक्टिव फेज रहता है ये। तो इस समय जो इन्फेक्शन होते हैं वो एक ट्राइकोमोनियसिस कहलाता है। दो तरह, अगर महिला को इस डिस्चार्ज के साथ खुजली, इचिंग कहते हैं ना, इचिंग हो रही जी, है, जी, जी। तो इचिंग हो रही है तो ये तकलीफ हो सकती है। अच्छा। और अगर डायबिटीज़ है ना, तो कभी कभी हमारे पास डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो हमारे पास यही तकलीफ लेकर आती हैं। उनको रहता डायबिटीज़ है, लेकिन वो आती हैं कि हमको डिस्चार्ज हो रहा, इचिंग हो रही है। थोड़ा मोटी तो दिखती हैं वो डायबिटीज़ वाले, तो यूजुअली मोटे रहते हैं, हाँ। तो हमें समझ आ जाता है। और मान लो प्रेगनेंसी नहीं है और उसको हो रहा है, तो हम उनका चेकअप करते हैं और साथ ही साथ सबसे पहले ब्लड टेस्ट यही लिखते हैं, ब्लड शुगर करवाओ। अच्छा जी। तो अधिकतर लोगों को डायबिटीज़ भी निकलता है। तो ये डायबिटीज की वजह से डिस्चार्ज, डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पीएच चेंज हो जाता है उसका, जी, जी। एसिडिक पीएच हो जाता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन और बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों में अंतर है। जी, जी। तो बहुत आसान होता है, जैसे दही होता है ना, कर्ड लाइक, है ना, तो कर्ड लाइक जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। फंगल इन्फेक्शन और डायबिटीज़ में होता है, प्रेगनेंसी में ये होता है। अच्छा। तो अगर ऐसी तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर उसका इलाज जरूर लिखेगा, अंदर से जांच करेगा थोड़ा सा और ये करेगा। लेकिन ये जनरल जानकारी भी दर्शकों के बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के कारण भी ये होता है, तो इसलिए अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो आप अपना ब्लड शुगर तो आजकल लोग घर में भी कर लेते हैं, तो अगर आपके पास है, स्ट्रिप्स आते हैं जिससे स्ट्रिप हम है, घर में तो आप करके टेस्ट देख कर लो। जी, हाँ, जी। कि अगर डॉक्टर के पास जाने में टाइम लग रहा है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप ब्लड किसी इतना तो कारणवश टेस्ट अगर हम करके देख नहीं लो। जा पा रहे हैं तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो ये भी होता है इसके कारण। जी मैम, आपने बताया कि जो डिस्चार्ज अगर हम कहें कि ये एबनॉर्मल है, ये कुछ ठीक नहीं है, तो इसका मेन कारण सिर्फ इन्फेक्शन होता है नहीं। या इन्फेक्शन के अलावा भी कोई कारण हो सकते नहीं, हैं इनके? सिर्फ इन्फेक्शन नहीं होता है, और भी बहुत सारे कॉज होते हैं। एक तो अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर है, जैसे कंट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, कंट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक, जैसे आईयूडीज होते हैं, है ना, तो वो उनको डाल देते हैं। मान लो भूल गए या
कभी डिलीवरी के समय कुछ ऐसा भूल जाते हैं, कॉटन ही भूल जाते हैं, अच्छा। ऐसा होता है कभी कभी, जी जी तो वो डिस्चार्ज लेकर आते हैं और फाउल स्मेलिंग, जी। तो फॉरेन बॉडी भी अगर अंदर हो गई है तो भी उसमें होता है। ओके। और अगर कोई भी गठान है, जैसे पॉलिप है, अच्छा। पॉलिप मतलब कि जो यूट्रस के जो कैविटी में छोटी छोटी अंदर जो गठान जो ऐसे लटकती रहती हैं, तो वो गठान होती है, तो उससे भी डिस्चार्ज होता है। ओके। और अगर फाइब्रॉइड है तो उससे भी डिस्चार्ज होने लगता है। और जो मेन जो है वो है कैंसर। अच्छा, वेजाइनल डिस्चार्ज भी एक उसका एक कह बहुत सकते बड़ा हैं साइन है, साइन है। बहुत बड़ा साइन है कार्सिनोमा सर्विक्स का, सर्विक्स कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम का, जी। कहीं का भी वो डिस्चार्ज होता है। और कभी कभी ये ब्लड तो ये मिक्स्ड आता है। सर्विक्स भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है, फीमेल सर्विक्स? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये अच्छा। महिलाओं का ही है, महिलाओं से। महिलाओं का ही। जैसे यूट्रस होता है ना, जी। यूट्रस का जो सबसे नीचे का जो भाग होता है हाँ वो जी। सर्विक्स कहलाता है। अच्छा। जी जी। तो सर्विक्स का जो कैंसर का पहला साइन वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये सर्विक्स कैंसर जो वेजाइनल डिस्चार्ज से हाँ, संबंधित है, तो ये किसी भी उम्र में दिख सकता है या सिर्फ 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में दिखता है, या हमें सर्विक्स कैंसर किसी भी एज में दिख सकता है? सर्विक्स कैंसर जो होता है वो तो रिप्रोडक्टिव पीरियड में भी हो जाता है। वो अच्छा। डिपेंड करता है कि अगर अर्ली मैरिजेस, हमारे इंडिया में अर्ली मैरिजेस बहुत कॉमन है, तो अर्ली मैरिजेस के कारण, और यूजुअली ये मैरिड लेडी को होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण एचपीवी इन्फेक्शन होता है। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एक वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होता है। एचपीवी इन्फेक्शन के कारण ये होता है। तो यूजुअली ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही रहता है, ये हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है। अच्छा तो जी। कार्सिनोमा सर्विक्स इसलिए मैरिड लोगों को ज़्यादा होता है, उनको ही अच्छा। ज़्यादा होता है। अनमैरिड कोई चांसेस नहीं रहते हैं, जी, तो हम उसमें इससे। एचपीवी वायरस नहीं आता है, जी हाँ तो जी ये जी। चांसेस नहीं रहते हैं। वायरस ट्रांसमिट होता है, जाता है, ट्रांसमिट उसकी होता है, वजह ट्रांसमिट से होता हम है। ये कह तो एक सकते जो हैं। बहुत बड़ा कारण जो और डिस्चार्ज का है, जो हमने अभी कैंसर की बात तो बाद में आती है, पहले जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जैसे गोनोरिया होता है, इन सब में भी हमें डिस्चार्ज इन सब में भी देखने को मिलते हैं। डिस्चार्ज अलग अलग वैरायटी के, जब हम चेकअप करते हैं ना और तो- उसको लैब में भेजते हैं, तो तो डिस्चार्ज का कारण तो फिर पता पता चल चल जाता है कि हैं। क्या है, कैसे कारण है। तो ये कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए रिप्रोडक्टिव पीरियड में होता है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर को तुरंत जाकर दिखाएं। और 30 साल के बाद तो जैसे हमने कहा कि चेकअप कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उस चेकअप में इसीलिए बार बार हम एचपीवी वायरस की बात कर रहे हैं ना। जी। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचआईवी वायरस तो नहीं है ये। एचआईवी वायरस तो मिलता सेक्सुअली जुलता ट्रांसमिट, मिलता जुलता है टर्म ना। है। हाँ। एचपीवी वायरस अलग है। हाँ जी। एचपीवी वायरस मतलब ह्यूमन पेपुलोमा वायरस, जी। जो 16 और 18 दो नंबर होता है, ये यूजुअली कैंसर कॉज करता है। एचआईवी वायरस डिफरेंस है। तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एचपीवी वायरस की अगर आपने बात निकाली ही है, हाँ तो इसके कुछ प्रिवेंशंस होते हैं? हाँ, क्योंकि ये आपने आपने वायरल इन्फेक्शंस पहले भी हमारे एपिसोड्स में काफ़ी बताए हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिम्टम्स हमने महिलाओं में देखे हैं। हाँ। तो क्या हम इसे किसी तरह से भी रोक सकते हैं? एचपीवी वायरस का इंजेक्शन्स आजकल आए हैं, और ये जो इंजेक्शन होते हैं ये एडोलेसेंट एज में आजकल कई जगह तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। अच्छा। ये प्रिवेंशन के लिए होते हैं। तो एडोलेसेंट एज से इसको लगाया जाता है, और इसके जो डोज होते हैं मतलब 9 साल से करीब 45 साल तक ये आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हो। अच्छा, एज लेकिन है इसके ऊपर या नीचे? हम 45 से ऊपर हम ये इंजेक्शन नहीं? 45 से ऊपर तो कोई जैसे खास भी मतलब ही नहीं है जी उसका। जी जी हाँ। उसका फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। लेकिन 9 से लेकर 45 साल तक ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये एचपीवी वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्शन होता है, वैक्सीनेशन जैसे बच्चों को जैसे लगता बच्चों है, को वैक्सीन होता वैक्सीनेशन है। बोल तो सकते आजकल हैं। तो ये वैक्सीनेशन में ही आ गया है। अच्छा, वैक्सीनेशन हाँ, में ही आ गए। आपको वंडर होगा कि एक जो है एक छोटा सा ही राष्ट्र है, वहाँ पर कार्सिनोमा सर्विक्स के चांसेस बहुत कम हो गए, अच्छा जी। क्योंकि वहाँ पर सभी को मस्ट है।
कंपलसरी है, कंपलसरी लगवाना ही है, कंपलसरी है वो गवर्नमेंट इंजेक्शन। ही, हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम प्लान्स के होते अंतर्गत हैं। वो आ गया है, तो जी। कार्सिनोमा सर्विक्स के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हम्म। वो वायरस ही मेनली कारण है, तो उसके अगेंस्ट इंजेक्शन लगता है। तो 15 साल तक, 9 से 15 साल तक 2 डोज लगता है, 9 से 15 9 साल से तक 2 डोज लगता कभी है। भी लगवा सकते हैं या किसी अंतराल में हाँ, लगवाना? वो करीब मतलब 6 मंथ के अच्छा अंतर जी। में, जैसे एक इंजेक्शन लगा उसके एक 6 मंथ के बाद ही लगना चाहिए दूसरा जी इंजेक्शन। जी। और जो दूसरा जो होता है उसके 15 साल के बाद अगर है तो उसमें 3 इंजेक्शन आते हैं। अच्छा। 0 मतलब एक पहला लगाया, फिर 1-2 महीने के उसमें अंतराल में लगता है, फिर एक 6 मंथ ऐसा लगता है। और आजकल ये देखा गया है कि अभी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, तो रिसर्च में देखा गया अगर आपका इंजेक्शन, एक भी आपने इंजेक्शन लगवाया तो उसका भी इफेक्ट होता है, उसमें भी कार्सिनोमा सर्विक्स के चांसेस कम कम हो है। जाते तो हैं। एक भी लग जाता है तो वो भी, अगर हम डोज नहीं भी ले पाए तो एक में भी एक उसका असर भी एक में दिखने भी असर लगता आ है। जाता है। जी तो जी। इसको हम कुछ हद तक तो प्रिवेंट कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगवा लिया तो आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, हाँ कि पैपिस्मेयर नहीं कराना है। पैपिस्मेयर तो कराना ही पड़ेगा। जी, आप एकदम कंप्लीटली सेफ हो गए हैं चीज़ों से, नहीं ऐसा नहीं, नहीं कह ऐसा नहीं, सकते हैं। ऐसा नहीं, या टेस्ट उसके कराने पड़ते बाद हैं, भी हमें कुछ सिम्टम दिखते हैं तो भी हमें जांचें तो करवानी जांच ही तो करानी पड़ेंगी। पड़ती है। हाँ, जी लेकिन जी। चांसेस तो काफ़ी कम हो जाते हैं ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट ये होता है। जी जी जी। तो वेजाइनल डिस्चार्ज मैम, जैसा आपने बताया, ये नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है। लेकिन अगर हम जांचें करवाते हैं या थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इस बारे में कि उसकी कितना अमाउंट है, बढ़ा है, उसकी स्मेल क्या है, या थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है, तो हम डॉक्टर की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो इससे रिलेटेड हमारी बॉडी में भी कुछ नुकसान होते हैं क्या? हाँ, वेजाइनल डिस्चार्ज ये किसी बीमारी का लक्षण ही है एक तरह जी से। हाँ जी जी। तो ये हमको पता चलता है कि ये बीमारी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान मतलब यही कि आपको वो बीमारी बढ़ जाएगी। जी जी ये जी। आपका एक साइन है, बता रहे हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, कि आपको अंदर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, और अगर आप उससे नहीं दोगे, उसका ट्रीटमेंट आप नहीं लोगे, तो वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ेगी, वो इन्फेक्शन और बढ़ेगा। और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी एक कॉज होता है कैंसर का। अगर हमने इसे ध्यान नहीं दिया और बढ़ने दिया तो कैंसर के चांसेस बढ़ चांसेस बढ़ जाते जाते हैं। हैं, अच्छा। बिल्कुल ही। जी जी जी। मैम, लाइफस्टाइल का हमने देखा है ऑलमोस्ट हर डिसीज़ में एक फ़र्क रहता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर हम जंक फूड्स ले रहे हैं या एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो इसका इस डिस्चार्ज पे भी प्रभाव पड़ता है, ये बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ऐसा भी कुछ रहता है? बिल्कुल सही, क्योंकि अधिकतर वैसे भी हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि साइकोसोमेटिक होती हैं जो भी बीमारियां होती हैं, तो इसमें भी स्ट्रेस के समय डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज ही बढ़ जाता है। जी, अच्छा, ऐसा देखा हाँ, गया ऐसा है। देखा गया है कि अगर स्ट्रेस है आपको तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है। और जैसे यंग लेडीज़ आती हैं, और उसमें भी हम उनको डाइट चेंज करने के लिए कहते हैं। अच्छा। हमेशा हेल्दी डाइट की बात तो हमेशा होती ही है। तो हेल्दी डाइट मतलब बैलेंस डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल। आप ये नेचुरल अगर ज़्यादा लो, मिर्ची, मसाला, तेल, घी, ये सब ही एक कॉज होता है। अच्छा, वन ऑफ ज़्यादा कॉफ़ी पीना, चाय पीना, ये सब चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, और उसके कारण ज़्यादा मोटा होना, डायबिटीज़ होना। तो अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो इन दूसरी बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं, और उसके कारण ये जो डिस्चार्ज होता है वो ठीक होता है। जी। तो डाइट का तो ध्यान देना ही है। दूसरी बात कि जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, अच्छा। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो आजकल जो हो गया है ना, अपने मेट्रोज में लिविंग इन रिलेशनशिप, और कल्चर पता नहीं चेंजेस जो कल्चर ही आए चेंजेस हैं, हो गए बिल्कुल बिल्कुल। हैं, तो उसके कारण भी बहुत खतरा हो सकता है। और HIV इन्फेक्शन, जी जी जी। HIV इन्फेक्शन जिसके कारण एड्स होता है। मुझे याद आता है कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, 1986 की बात है,
86 काफी में पुराना हमने है। काफ़ी पहले किया था। जी। ये गायनी में पोस्ट ग्रेजुएशन जब किया था, उस समय हमने एड्स जो बीमारी है ना, हाँ, वो सिर्फ थोड़ी सी पढ़ी थी, पता ही नहीं था जी। कि 2-4 लाइन की हमने पढ़ी थी, क्योंकि इंडिया में जो पहला केस है वो 1986 में आया। अच्छा, 1986 में 1986 जब में आपने इंडिया, पढ़ना चालू किया तभी वो तभी पहला केस मतलब रिपोर्ट उस हुआ। समय जब हमने एमएस किया तब आया था, तो हमने उसको डिटेल में पढ़ा नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। और आजकल हर शहर में एचआईवी पॉजिटिव कितने पेशेंट्स हैं, जी, नंबर ऑफ केसेस काफी नंबर ऑफ बढ़ केस। गए हैं। इसका मतलब लाइफ स्टाइल, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो मुझे तो लगता है कि मेडिटेटिव लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। जी, कंप्लीट वेलबींग के लिए एक इनर जो हमारा अंदर का है, क्योंकि आप जिस तरह हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो अगर ये किसी स्वास्थ्य संबंधी में बाकी सारे इन्फेक्शंस हैं जो बॉडी से रिलेटेड हैं वो तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति भी इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये भी है कि इसमें डेफिनेटली मेडिटेशन या हमारा इनर पीस, जो हमारा मन स्वस्थ या है, वो मेडिटेशन कहें, फर्क यहाँ करेगा। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कहें, वो ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट थोड़ा है। लंबा, हाँ जी। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल का शॉर्ट टर्म अगर हम नहीं, जी उसका मतलब मेडिटेटिव लाइफस्टाइल मतलब आपका जीवन जीने का तरीका, जी जी जी। क्योंकि जीवन जीने का तरीका मतलब उसमें प्योरिटी आ जाती है, हाँ हाँ हाँ। वो हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि समझी। मेडिटेशन तो सभी लोग, मतलब आजकल फैशन हो गया है मेडिटेशन का, हाँ, है वो ना? स्पिरिचुअलिटी हाँ, की स्पिरिचुअलिटी। तरह। लेकिन जैसे ब्रह्मा कुमारीज में जो जी, मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसके सबसे बड़ा फायदा यही है, प्योरिटी के प्योरिटी बारे का। में। जी, प्योरिटी सबसे बड़ी फायदा है, क्योंकि प्योरिटीज के कारण आपका एचआईवी इन्फेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, चांसेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो ही नहीं सकती, कार्सिनोमा सर्विक्स हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा फायदा है ये, आप सोचो। जी। तो जब हम मेडिटेशन थोड़ा फ्यू मिनट्स के लिए फ्यू रहता है, मिनट्स लेकिन के हम फ्यू मिनट्स नहीं, हमें इसे अपने अपना पूरे जीवन जीने जीवन का में तरीका, इनकॉर्पोरेट करना तो पड़ेगा, ब्रह्मा लाना कुमारी पड़ेगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो लाइफ स्टाइल सिखाई जाती है, जी जी ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये जरूर सिखाना चाहिए, जिससे लोगों को मेंटल कंट्रोल आए। और ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस बीमारी में ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़ी बात हो जाती है कि कोई अलग से बीमारी आती है, लेकिन इस बीमारी में ये होता है कि इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। तो मान लो किसी को टीबी है तो टीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और किसी को कैंसर है तो वो ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि तो आपकी शरीर के लड़ने की क्षमता हाँ, है, लड़ने की क्षमता वो कम हो जाती है। तो और फिर डेथ भी हो जाती है। जी जी। अब मुझे एचआईवी की जब बात चली तो मुझे याद आ रहा है कि एक महिला थी, और उसकी शादी हुई। आईसीएमआर जो होते हैं ना, वहाँ पर हम बैठे हुए थे उस ऑफिस में। वहाँ पर एंटीवायरल दवाइयाँ लेने लोग आते हैं, एड्स के लिए दवाइयाँ लेने आते हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, आईसीएमआर उसको सप्लाई करता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ ही हम डॉक्टर के साथ बैठे हुए थे, तो बिल्कुल एक यंग लेडी आई, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ था। तो मैंने कहा ये क्यों आई है? बोली ये एड्स की दवाई लेने आई है। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो डॉक्टर ने बताया। मैंने उससे तो पूछा नहीं, क्योंकि ये टैबू होता है और लोग बताना भी नहीं चाहते हैं, फ्रीली बताना भी नहीं चाहते हैं। तो उसकी शादी हुई, बहुत अच्छे घर की, वेल ऑफ फैमिली की थी। जब शादी हुई तो उसका जो हस्बैंड था, गुजरात में कहीं शादी हुई थी उसकी, वो अच्छी फैमिली का था। अच्छा। लेकिन वो एडिक्टेड था, और वो एचआईवी पॉजिटिव था। जी जी। तो जब पहली बार शादी हुई तो पता ही नहीं चला ना, पता ही नहीं चला। सिर्फ एक बार गई और दोबारा नहीं गई वो, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो बच्ची जो थी वो भी एचआईवी पॉजिटिव, और वो माँ भी एचआईवी पॉजिटिव। तो सोचिए कितनी बड़ी बात। इसीलिए कहते हैं कि शादी के पहले भी, आजकल तो एचआईवी टेस्ट भी जरूर करा लेना चाहिए, करा ही लेना चाहिए। क्या मालूम बेटी की शादी कहाँ कर रहे हो, तो ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वातावरण ऐसा हो गया है ना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। जी जी। तो वो एक डिस्चार्ज का एक बहुत बड़ा कारण है उसमें। और सोचिए कितनी बड़ी बीमारी। जी, काफ़ी बड़ी बीमारी है, जिस चीज़ का इलाज ना हो, जो अल्टीमेटली जाकर कहीं ना कहीं डेथ तक ले जाए, वो तो डेफिनेटली एक बड़ा वो है। इलाज तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा तो लाइफ स्पैन तो कम हो ही जाता है। जी जी जी।
मैम आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, वाइट डिस्चार्ज के बारे में। आप समय निकाल के हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जो उनके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए शायद बहुत इम्पॉर्टेंट भी निकल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द स्टूडियो। थैंक यू। तो हमने देखा कि वेजाइनल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम आम भाषा में श्वेत प्रदर भी बोलते हैं, ये कॉमन तो है, ये नॉर्मल तो है, लेकिन जैसा कि हमें मैम ने बताया कि अगर हमें इसमें कुछ भी वेरिएशन दिख रहा है, हमें इसमें ऐसा लग रहा है कि इसका अमाउंट बढ़ गया है या इसका कलर चेंज हुआ है या इसकी स्मेल चेंज हुई है, तो इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर से मिल के रूल आउट करवा लें। हो सकता है ये नॉर्मल भी हो या हो सकता है ये किसी बीमारी से जुड़ा हुआ संकेत भी हो, हमारी बॉडी जो हमें देना चाहती हो। तो इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आज के इस शो में हमने डिस्कस किया था वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। हम नेक्स्ट फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।